सबको जय भीम। क्यों भाई नाराजी है क्या? जय भीम। जय भीम, जय भीम। ऐसे ही ललकारोगे क्या 1 जनवरी को? जोर से ललकारना पड़ता है, जय भीम। कमांडर वाली आवाज होना वहां पर, क्योंकि सिद्धनाथ महार के वंशज यदि हम अपने आप को बोलते हैं तो वैसे काम भी करने पड़ेंगे, मनुवादियों से लड़ना भी पड़ेगा। उस समय पर स्टैटन था या ब्रिटिश सरकार थी जिन्होंने उतना बड़ा स्तंभ बना दिया। अब मनुवादियों की चाल चलते रहती कि वो स्तंभ हटाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया चलती रहती है। आप लोगों को शायद जो 1 तारीख को जाते हैं वहां पर उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये काम होते रहता है। और अपने ही कुछ साथी फिर उस दिशा में लड़ते रहते हैं, जैसे अभी हम लड़ रहे हैं। आज हम जो लड़ रहे हैं, लड़ाई तो हमारे बचपन से चालू हो गई। सही बात है, हम जन्म लेते से ही लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते मरना भी होता है। तो हम दोनों काम में तैयार रहने वाले लोग हैं। मैं 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एट रैंडम कुछ भी बोलने वाला काम मेरे पास नहीं होता। मैं कुछ जानकारी भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को लड़ाई लड़ने में आगे में सुविधा हो, हम रहे ना रहे। क्योंकि कहा जाता है कल होना हो। अभी बोलते बोलते मर जाऊं तो आवड़े बाबू का भी वैसे ही हुआ था 1971 में। तो कौन कब मरेगा इसका भरोसा नहीं है। अपना अच्छा कर्तव्य मिशन के हित में, समाज के हित में करते करते निकल जाओ। सांस निकल जाएगी, वो देखते रहेंगे। उसके बाद आगे की पीढ़ी आगे का काम चलाते रहेंगे। आदरणीय भिक्खु संघ को, भिक्खुनी संघ को वंदन। मंच पर बैठे तमाम मेरे युवा बहादुर साथी देखकर बड़ा आनंद आता है। युवा पीढ़ी के साथी बैठे हैं तो आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बिहारों से जब कनेक्ट होते हैं तो लोग कहते रहते हैं बिहारों में सिर्फ बूढ़े लोग ही आते हैं, बोले 50 के बाद के ही लोग आते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूँ उस मंच पर ये हमारी युवा पीढ़ी है, ये आने वाले, ये संविधान को संभालने वाले लोग ये बैठे हैं यहाँ पर। आप लोगों के बीच में भी कुछ होंगे, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। मैं अपने वक्तव्य पर आ रहा हूँ। साथियों, अभी आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में भी दिया है ऐसा। अभी छाया मुझे बता रही थी पेपर में, जो मैं पेपर पढ़ नहीं पाया, देख नहीं पाया। अब रहती है अपनी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी, तो अलग अलग काम में लगे रहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के साथ, भाई लोग आप लोगों के साथ में भी। आज यदि मकान बनाने को जाएंगे तो मान लो थोड़ी देर के लिए, मेरा एस्टीमेट बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए है। ठीक, सवाल ध्यान से सुनना, इसके बाद में आगे में मैं बढ़ने वाला हूं। 5 लाख रुपए है मेरे पास, लेकिन ठेकेदार ऐसा मिला कि वो काम करते करते 1 साल और लगाने वाला है, दूसरा साल भी लगाने वाला है। कितने पैसे लगेंगे? 5 लाख, ये 10 लाख। 5 लाख लगेंगे कि 4 लाख लगेंगे? 10 लाख। आप लोगों में से आवाज, 5 लाख लगेंगे कि 4 लाख लगेंगे? जोर से बोलो ना। 5 से ज्यादा नहीं लगेंगे? अरे भाई, आज 5 लाख रुपए में बन रहा है मेरा घर। वो ठेकेदार ऐसा मिला, इंजीनियर ऐसा मिला, आर्किटेक्ट ऐसा मिला कि वो मेरा काम लंबा लंबा करते जा रहा है। मैं किराए के घर में रह रहा हूँ और वो 1 साल तक वो सामान को खींचते जा रहा है। सामान की कीमत बढ़ती है या घटती है? तो बढ़ेगा या घटेगा? तो आज मुझे 5 लाख लगते हैं, अगले साल जब यदि घर बांधूंगा तो 6 से 8 लाख तक तो जाएगा, 10 लाख तक जाएगा। बराबर है? सवाल बराबर है? तो ये सरकार में जिनको
पक्ष में और विपक्ष में भी बोलता हूं मैं, सत्ताधारियों में भी और विपक्ष में भी हैं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि 5 लाख अभी खर्चा करूंगा तो 5 लाख में घर बनेगा। 2 साल के बाद या 1 साल के बाद करते हैं तो 6 लाख या 10 लाख तो लगेंगे। लेकिन ये सरकार कैसी है देखो, ये जीआर है भाई मेरे पास, ये जीआर है, महाराष्ट्र शासन का जीआर मैं गवर्नमेंट प्रेस से लाया। 13 अक्टूबर 2021 का जीआर है। क्या कहता है ये कहता है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रुग्णालय और अनुसंधान केंद्र को हम सैंक्शन करते हैं। ये जीआर बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार बोल रही है। ये जीआर का मतलब क्या है? सरकार बोल रही है। इसमें एक एक शब्द लिखा है। यहां पर इस जो भाई को उसका नंबर चाहिए मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र शासन न्याय 2018 प्रक्र 174/प्रशा 1 तारीख है 13 अक्टूबर 2021। ये जीआर का नंबर और नाम बताया मैंने, तारीख बताया आपको। इस जीआर में लिखा है कि महाराष्ट्र शासन का ये जीआर कहता है कि इस रुग्णालय को बांधने के लिए अनावर्ती खर्च के रूप में 9 से 89 यानी 989.03 करोड़ रुपए। बात समझ लेना, वो अनावर्ती और आवर्ती मैं समझाता हूं आपको। तो 989 मोटा मोटा आंकड़ा समझे तो 900 करोड़ रुपए समझ लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 20 लाख रुपए ही कम है उसमें, है ना। तो ऐसे समझ लो कि ये 900 करोड़ रुपए अनावर्ती खर्च के रूप में दिए जा रहे हैं, ये जीआर कहता है। अब पहले 3 साल के लिए जो आवर्ती है, आवर्ती का मतलब होता है मेंटेनेंस, अनावर्ती का मतलब होता है बांधकाम के लिए। अनावर्ती का मतलब है बांधकाम के लिए और आवर्ती का मतलब है मेंटेनेंस। 3 साल मेंटेनेंस करना है तो उसके ऊपर में ये 172.62 करोड़ सैंक्शन किया इसी जीआर में। टोटल कितनी हो गई? 1165.65 करोड़ रुपए मंजूर, मान्यता प्राप्त। किसने दिया भाई? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने दिया? महाराष्ट्र सरकार ने। 2021 में कांग्रेस राका या आघाड़ी की सरकार रही है, उस समय पर विपक्ष में बीजेपी और सेना भी रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो 4-5 बड़े दल वहां पर थे। हमारे आरपीआई का तो है नहीं, हमारा बीएसपी का तो है नहीं, हमारे आम्बेडकराइट लोग जरा भलते जगह भिड़े हुए रहते तो हमारा आमदार और खासदार देखने की उनकी चाहत मर जाती है। तो वहां पर सारे के सारे कौन बैठे हैं? कांग्रेस, बीजेपी, राका, इन्होंने क्या तय किया है? 1165.65 करोड़ रुपए मान्यता। किस चीज के लिए? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रुग्णालय और अनुसंधान केंद्र के लिए, जिसमें डॉक्टर लोग ही 1200 रहने वाले हैं। क्लास 1, क्लास 2 और कनिष्ठ, ऐसे यहां पर लिखा है करीब 1200, 1200 डॉक्टर। अरे मेडिकल में भी नहीं है मेरे भाई, वो एम्स में भी नहीं है। ये सैंक्शन हुआ है, ये जीआर बोलता है। बाकी के पद मैं नहीं गिनाऊंगा। उस दिन मेरा भाई एक था NSUI का, वो हमें गिना रहा था कि ये गार्डन बनेगा यहाँ पर, यानी जो अनुसंधान केंद्र और रुग्णालय बनेगा तो यहाँ गार्डन रहेगा। गार्डन में आप लोगों को चौकीदारी की नौकरी मिलेगी, गार्ड की नौकरी मिलेगी। फिर बोले यहाँ पर किचन रहेगा, तो किचन में भी आपको खाना पकाने की नौकरी मिलेगी। मेरे दिमाग में जब आया था, भाई तुम लोगों को, हम लोग क्या झाड़ू मारने को, खाना पकाने को या गार्ड करने को? अबे हम साइंटिस्ट बनेंगे। बाबा साहब के बच्चे पढ़ने वाले लोग साइंटिस्ट बनेंगे, उच्च ख्याति के डॉक्टर बनेंगे। झाड़ू मारना तुम्हारा काम है, अभी आ जाओ मैदान में, हम बताएंगे तुमको झाड़ू कैसे मारना होता है, हम तुमको सिखाते हैं, बाकी का काम तुम संभालते रहना। लेकिन ये जीआर के तहत उन्होंने जब पास किया, स्पेशल ये मंजूर होने के बाद
आंकड़ा है 1165.65 करोड़, और उसमें मेघ कौन सी है? ये नितिन राउत कांग्रेस के, या फडणवीस बीजेपी के, या फिर वो शिंदे वो उसका क्या बोलते सेना का, या और किसी का? किसी के बाप के पैसे नहीं है, ये मेरे बाप के पैसे हैं। डंके की चोट पे कहता हूं मैं, ये पैसा हम लोगों के टैक्स के रूप में जो जाता है सरकार को, तो बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा काम करके रखा है। मैं पिछले भाग अपने वक्तव्य में बता चुका हूं, संविधान किसने बनाया रे भाई? जोर से बोलो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अभी हम 2 दिन पहले उन्हें अभिवादन करके वहां पर संविधान चौक से, संसद से, महाराष्ट्र की विधानसभा से ये चला, और उसी बाबा साहब ने संविधान में, जवान लोग आराम से सुनो भाई मेरे, इस कलम की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम लोगों को 75 साल से गुमराह किया गया इस कलम के मामले में। 75 साल आजादी के स्वर्ण हम मना रहे हैं। अभी आने वाले 26 जनवरी को उसका गणतंत्र दिन आएगा, बड़े जोर शोर से हम मनाएंगे। उस समय पर संविधान को लेकर हम घूमेंगे। हमारे बहुत सारे लोगों के पास में संविधान है कह रहे, नहीं है बोले। अच्छा, जिसके घर में उसने भैया पहला पेज खोल के देखा कह रहे, नहीं बोले। फिर बाबा साहब का बच्चा है कि क्या मजाक है? अरे भाई, नहीं पढ़ा है तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़ो। आर्टिकल 46 बहुत ही प्यारा, हम सब के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक विकास करने वाला आर्टिकल। बाकी सब तो है। बाबा साहब ने अपने गुरु को मानवंदना देते हुए 358 अनुच्छेद बनाए, क्योंकि 358 महात्मा फुले जी के मकान का नंबर था भाई मेरे। बाबा साहब ने इस तरह से श्रद्धांजलि दी है अपने गुरु को, और हम हमारे बाप को, हमारे गुरु को क्या श्रद्धांजलि देते हैं? तो ये हमें सोचना पड़ेगा। आर्टिकल 46 के अनुसार इस बजट में, इस जीआर में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को उनके जाति के आधार पर बजट में प्रावधान रखा जाए उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। मैंने पिछले बार भी कहा था, ये कलम को 52 से लेकर 1950 से लेकर तो 1980 तक ये कलम को बंद करके रखा हुआ था। यानी तुम्हारा किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा ही नुकसान हुआ, हमारा ही नुकसान हुआ। 1980 तक इस कलम को बंद करके रखा था, पैसा कहां गया किसी को नहीं मालूम। फिर 80 से चालू हुआ तो इसके तहत अनुसूचित जाति के 15-16%, फिर अनुसूचित जमाती के 7%, ऐसे समझ लो 15-7-22, तो ये 22% राज्य के बजट में। भाई समझ लो, राज्य के बजट में उतना पैसा रखना पड़ता है, किसी की भी सरकार हो। केंद्र के बजट में उतना ही पैसा रखना पड़ता है, किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, किसी की भी सरकार हो। बाबा साहब ने आर्टिकल लिख के रखा है कि इस बजट में जो भी रहेगा राज्य का या फिर केंद्र का, उसमें उस जाति के अनुसार पैसा रखा जाए, और रखा जाता था, रखा जाता है। लेकिन उसमें से पिछले दिनों की बात मैं एक उदाहरण दूं, वो पैसा कहां जाता है हम लोगों को पता नहीं रहता, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा। सुरेश कलमाड़ी एक मंत्री था उस जमाने में, 300 करोड़ रुपए उसने इस हमारे पैसे के 300 करोड़ खेल के मैदान में लगा दिए थे। जेल में चला गया था, हमारे जैसे लोगों को ध्यान में आया तब। तो ये पैसा तुम्हें ध्यान में रखना है, ये बहुत जड़ की बात है। इनके बाप का है क्या दवाखाना? ये जो बनने वाला ये हमारे बाप का है, हमारे पैसे से। अब देखो इसमें कैसा है, 1165.65 करोड़ में स्पेशल कंपोनेंट प्लान सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत आता है, जो बाबा साहब ने बनाया हुआ विभाग। सामाजिक न्याय विभाग, जिसको हम समाज कल्याण विभाग कहते हैं, उसके तहत आता है स्पेशल कंपोनेंट प्लान, विशेष घटक योजना। इस विशेष घटक योजना का
इस 1165.65 करोड़ में कितना है भाई? 75%. म्हणजे एका रुपयातून 75 आमचे आहेत. एका रुपयातून 75 पैसे आमचे आहेत. आणि हे नेते लोक आपल्याला शहाणपण शिकवते. ये सयानापन सिखाते क्योंकि हम मूर्ख है ना. बाबा साहब ने संविधान बनाए लेकिन संविधान हम पढ़ते नहीं है. तो 75% राशि कितनी होती है? 874 करोड़. 874 करोड़ होती है. 1165.65 में 75% स्पेशल कंपोनेंट प्लान का तुम्हारा और मेरा पैसा है. 874 करोड़ सामाजिक न्याय और विशेष सहाय्य विभाग की तरफ से मंजूर हुआ है. ये लिखता है जीआर. यह है जीआर में. फिर 25% कौन देने वाला है इसमें? 25% देने वाला है वैद्यकीय विभाग और औषधि वाले. वैद्यकीय और औषधि यानी मेडिकल विभाग जो है, सरकार का मेडिकल विभाग है, वो 25% देने वाला है. क्या बनने जा रहा है भाई? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ही बन रहा है क्या? ध्यान नहीं देते हम लोग ध्यान नहीं देते. अबे ये पूरा का पूरा पैसा 1165 करोड़ सरकार ने अलग प्रावधान करके इस दवाखाने को बनाने की जरूरत थी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से. बाकी के 874 तो हमारे लोगों के लिए रोजगार के लिए उपलब्ध हुए रहते. वो हुआ रहता हमारा काम. हमारे पैसे से दवाखाना बन रहा है और ये लेके जाना चाहते हैं एम्स की तरफ. और अभी कल की बात है, 7 तारीख को उन्होंने एक जीआर निकाला जिसकी हम शायद आईने बताया कि उसको तो हम सीधा करेंगे, यहाँ पर होली जलाएंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि उसका कारण है मेरे भाई, जब स्पेशल कंपोनेंट प्लान के यानी यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति का पैसा है 874 करोड़ और सरकार ने कल जो अपने पीछे थोड़ा सा चाटुगिरी वाला काम करके दिखाया, क्या बताया उसने? 615 बेड के लिए कितना पैसा बताया पता है आप लोगों को? उस समय पर भी आर्किटेक्ट शिर्के था, संदीप शिर्के, जिसने 1165.65 करोड़ का प्रावधान किया था. उस समय पर यह काम हुआ. लेकिन आज ये कल की बात है, 7 तारीख की जीआर सरकार बताती है भाई मेरे पास में 874 करोड़ रुपए मेरे वाले और तो कितना बोल रहा है 575 करोड़. तो मेरी तो जेब कट गई ना. हमारे पैसे में से बाकी का पैसा कहां जा रहा है? पहले से ही यहाँ पर 874 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं. तुम्हारी एनआईटी के पास या प्राधिकरण के पास वो पहुंच चुका है. और आज ये मूर्ख लोग फिर हमें बताते हैं कि तुम्हारे लिए कितना देते हैं? 575 रुपए. गणित आता है क्या? गणित वनित आता है क्या? क्यों मेश्राम साहब, डॉक्टर साहब, उनको गणित वनित आता है कि नहीं आता है? अबे हमारे 874 करोड़ ये जीआर तुम्हारी सरकार ने बनाया था. सरकार किसी की भी हो, हमें सरकार से लेना देना, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं. हम कौन है? भारत के नागरिक. और तुम शासन करने वाले, तुमने जीआर बनाया, तुमने सैंक्शन किया 1165 करोड़. और अभी 2021 का जीआर है 13 अक्टूबर 2021 का. और अभी तुम 7 दिसंबर 2023 को कहते हो कि 575 करोड़ सैंक्शन करते हैं और दवाखाना ये करते हैं. बाकी के काम कहाँ गए? समझते नहीं लोग. फटाके फोड़ते हैं. मूर्ख लोग फटाके फोड़ते हैं. मूर्ख. यदि वो हमारे समाज के है तो बहुत ही मूर्ख है. हमें ये इतना सा हिसाब नहीं समझता. तेरे जेब से 876 करोड़ रुपए में जो बांधकाम होने वाला है वो पैसा तेरा खुद का है और सरकार तेरे को उस पैसे में से सिर्फ बताती है कि 575 करोड़ देंगे हम और ये काम करेंगे. तो जिस तरह से ये 1165 इस जीआर के माध्यम से तैयार हुआ है, सैंक्शन हुआ है, क्या क्या पद रहेंगे, कौन से लोग रहेंगे, क्या क्या दवाखाने में सामग्री रहेगी, ये सारा जीआर बता दे. मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, ये महाराष्ट्र शासन का जीआर है ना.
ये जीआर है। ये जीआर बोलता है कि 1200 से ज्यादा डॉक्टर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4 में हम जो हमें झाड़ू मारने के लिए लगाते हैं उनको क्लास 4 के लिए हम लगाएंगे उनको जो हमें क्लास 4 में हमेशा सोचते हैं उनको हम लगाएंगे झाड़ू मारने के लिए। हम तो बाबा साहब के पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग बाबा साहब ने सिखाया है हमें कि पढ़ोगे नहीं भूखे रह जाओ, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब यहाँ पर जितने बैठे हैं बहुत लोगों के पास बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं। भाई मेरे मिशन के तरफ में भी बाबा साहब के आंदोलन के तरफ में भी 20% हिस्सा बाबा साहब बोलते थे, नहीं 20% दे सकते तो कम से कम 5% तो थोड़ा सा योगदान दिया करो समाज के हित में। तन मन और धन से जो पैसा दे सकता है वो पैसा दे, जो समय दे सकता है वो समय दे, इस प्रकार से। और जो कुछ नहीं दे सकता वो कम से कम विरोध तो ना करे, अच्छी बातों को विरोध नहीं करना है। अच्छा कर रहा है ना, तू नहीं करता ना तो घर में बैठ, हम तो कर रहे हैं, हमारा विरोध नहीं होना चाहिए। ये जीआर कहता है कि तुम्हें सब मिलेगा और कल का जीआर फिर उन्होंने निकाले, वो भी महाराष्ट्र सरकार है। अब ये महाराष्ट्र सरकार का नाटक देखो, जब दीक्षा भूमि की बात आती है, सुन लो, बनते जी भी बैठे हैं, भिक्खु निसंग बैठा है। जब दीक्षा भूमि की बात आती है, पिछले 1960 के बाद से वहां पर बड़े बड़े नेता आते रहे हैं। स्टेज पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं कि हम दीक्षा भूमि को इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। अब इतना दे रहे हैं तो वो दीक्षा भूमि अभी तक वैसी क्यों है? कहां गया पैसा? तुम्हारी ही जेब में होगा। हमारी सरकार हमारी दिशा में, हम जिंदा रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ी को हम ये सिखा के जाएंगे कि तुझे बाबा साहब के उस उंगली की तरफ ध्यान देना है और शासन करती जमात बनना है। शासन करती जमात बाबा साहब की उंगली के तरफ में अपने बच्चों को दिखाया करो। वो उंगली दिखाओगे तभी तुम तरोगे, तभी तुम्हारी आगे की पीढ़ियां तरेगी, तभी तुम कहलाओगे बाबा साहब के और सिद्धनाथ महार के वंशज। नहीं तो 1 जनवरी 18 से 18 में आते, इधर डंडे खाते हैं और इधर बोलते हम सिद्धनाथ महार के वंशज है। अरे काय का वंशज है रे? डंडे खा रहा है ना तू। 500 लोगों ने 28,000 लोगों को काट डाला था। जज्बा कायम रखो मेरे भाई। और तब से भले ही थोड़ी सी मजाक लग रही हो, तब से एक मुहावरा भारत भरे में चलने लगा। 28,000 पेशवाओं को काटने के बाद 500 महारों ने जो कारवां बढ़ाया, उसके आधार पर एक मुहावरा भारत में तैयार हुआ। मनोज भाऊ, तेरे जैसे 56 देखे हैं, ये मुहावरा वहां से आया। सिद्धनाथ महार ने जो किया, 28,000 भागीला 5 से बरोबर 56। एक व्यक्ति ने 56 लोगों को काटा था। जज्बा कायम रखो। तेरे जैसे वो 56 इंच की छाती बोलता है, अबे तेरे जैसे 56 देखे हमने, ये बोलना चालू करो। तेरे जैसे 56 देखे हैं, एक एक फिर चालू हो जाएगा। हम 56 लोगों को लंबा कर देंगे, फिर वो लड़ाई चलेंगे। बाबा साहब के, बुद्ध के क्रांति के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब की क्रांति के भी लोग हैं ना। और बुद्ध ने कहा है, विल टू किल एंड नीड टू किल। जहां आवश्यकता हो, हम अहिंसा वाले हैं, गांधी के अहिंसा वाले नहीं है मेरे भाई। हम बोलते हैं जहां आवश्यकता रहेगी वहां पर हिंसा जरूरी है। हमारे पेट में कीड़े हो गए और मैं बोलूंगा मैं बहुत अहिंसा वाला हूं, तो मर तू वैसी। पेट में कीड़े हुए हैं तो कीड़ों को मारने के लिए, पेट के कीड़े को मारने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास से दवाई लेनी पड़ेगी, तभी वो कीड़े मर जाएंगे। ध्यान रखो, ये जज्बा कायम रहे। हम अहिंसावादी जरूर है, लेकिन बाबा साहब के बच्चे हैं। हमारा बाप कौन है? जोर से बोलो, हमारा बाप कौन है? हमारा बाप है बाबा साहब अम्बेडकर। और उसने सिखाया किसी से डरना नहीं। ये लोग दवाखाने के लिए जगह का प्रॉब्लम बताते हैं। अबे ये मेट्रो खड़ा कर दिए दोनों तुमने स्टेशन,
इधर स्टेशन, ये बाबा साहब का दवाखाना बनने वाला है, इसके लिए स्टेशन बना दिया मेट्रो का फुकट फाकड़ में, और हमको बोलते हैं जगह नहीं है। उधर दीक्षा भूमि के बाजू में मेट्रो का बड़ा बिल्डिंग बना दिया था। हाँ, हम कई सालों से कांग्रेस बीजेपी दोनों की सरकार रही, हम चिल्लाते जा रहे हैं दीक्षा भूमि से, हमारे लोग चिल्लाते जा रहे हैं कि दीक्षा भूमि को और जगह चाहिए। अभी तक चौथा दरवाजा नहीं खोल पाए, चौथा दरवाजा नहीं खोल पाए दीक्षा भूमि का, और मेट्रो वालों को जगह दे दी। हम तो बोलते हैं माता कचेरी की भी जगह हमारी है, क्योंकि दीक्षा भूमि के लिए जगह नहीं होती है, ये जगह होनी चाहिए। ये मुद्दा भी दिमाग में रखो। ये तुम लोगों को ऐसा चारा दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, फोड़ो फटाके, बांटो मिठाई, और हम मूर्ख लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। उनके बहकावे में नहीं आना है, हमें तो हिसाब लेना है 1165.65 करोड़ का उस समय के, कौन से 13 अक्टूबर 2021 के। अभी कितने साल हो गए? 2 साल और बढ़ गए, खर्चा बढ़ेगा कि नहीं? हाँ। सुरेश पाटिल साहब, सुरेश पाटिल जी, उस समय पर 13 अक्टूबर 2021 को बजट बना था हमारे लिए 1165.65 करोड़। अभी 2 साल ज्यादा हो गए, हमारा पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बराबर है। अबे पहले ये तो दे दो, फिर कम करने जा रहे हो। 575 बताते हमको। अबे हमें गणित आता है रे मेरे भाई, गणित हमें आता है, बराबर है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए आप लोगों को आगाह करते जा रहा हूं। दीक्षा भूमि का गेट नहीं खोला, इधर में हमारे गेट बंद करते हैं, फिर ज्यादा हम बड़बड़ करेंगे तो फिर वो गेट बंद करने को आएंगे। मैं तो बोलता हूँ तैयार है, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं भाई। शायद है अपने पास खोने को कुछ नहीं है रे, तुम देख लो, जब हम अपनी पे आएंगे फिर तेरे जैसे 56 देखे वाला काम कर लेंगे, बैलेट से करेंगे, नहीं तो फिर बैलेट और बुलेट, हमारे बहुत सारे लोग हैं फिर तो वो भी काम करते हैं। लेकिन बुद्ध के अनुयायी है ना, तो बैलेट संवैधानिक मार्ग से काम करने वाले लोग हैं, संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। और हम लोगों ने ये दवाखाना जो बन रहा है, सिर्फ महार और बौद्धों ने ठेका नहीं लिया है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सिंधी भाई, वो मेरे वेद प्रकाश भाई कहाँ गए पता नहीं, वो वेद प्रकाश भाई आएंगे तो उनको भी बोलूंगा, भाई ये सबकी जिम्मेदारी है, दिनेश भाव की और सुरेश पाटिल की और मनोज की, ऐसे ही लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसी जिम्मेदारी निभाते निभाते हमें यह आंदोलन का कारवां आगे बढ़ाते रहना है। ध्यान में रखने का, ये पैसा किसी आमदार का 5 रुपए का नहीं है। इस फंड में ये बजट जो है ये 1165.65, इसमें किसी आमदार का 5 रुपए नहीं है। वो टैक्स देते हैं, वो बात अलग है, हमारे जैसे भारत के नागरिक है, वो आमदार का नहीं है, खासदार का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का नहीं है, उप मुख्यमंत्री का नहीं है, राज्यपाल का भी नहीं है। अबे तो हमारा पैसा है ना यार, हमारा पैसा, हम हिसाब मांग रहे हैं, 1165 का हिसाब दो, और हमारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रुग्णालय अनुसंधान केंद्र बना दो, गुमराह मत करो। जय भीम।